हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए चल रहा है एंड ये कॉम्बो ऑफर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी चल रहा है। इन दोनों ही कॉम्बो ऑफर में एंड यहाँ पर आपको छूट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इस कॉम्बो ऑफर में आपको जीआईसी के जो आपका ये प्रैक्टिस सेट है उसके साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एंड सिंगल अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो भी ये आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए भी प्रैक्टिस सेट को लेकर के दोनों ही पेपर, आपका जीएस वाला और सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसपे कुछ छूट दी जा रही है। ये कॉम्बो ऑफर है प्रैक्टिस सेट के लिए। सिंगल लेना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, सोशियोलॉजी का मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर में केवल सोशियोलॉजी का चाहते हैं तो इसमें नोट्स के साथ ही प्रैक्टिस सेट देखने को आपको मिलेगा एंड जीएस का भी आप साथ में चाहते हैं तो ये भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। जीडीसी एग्जाम की बात की जाए तो ये भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इसमें तो टोटल आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे एंड राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट और इसके साथ ही आपका जो जीके का थर्ड पेपर का प्रैक्टिस सेट है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यूजीसी नेट के लिए भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ चुका है जिसमें आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट और साथ ही एमपी सेट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अब बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर अभी जल्द ही ये नोट्स तैयार किए गए हैं, ये प्रमुख समाजशास्त्री विचारकों से संबंधित है एंड आप ले सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए ये है। ठीक है, आपका पीजीटी का चाहे एग्जाम हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सेट का हो, स्टेट का हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है यहाँ पर सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। ऑप्शंस में यहाँ पर दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, लिप्ले यहाँ पर दिया गया है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? स्पेंसर ने सरल समाज की बात की थी। ठीक है, इन्होंने जो समाज के प्रकार या समाज का वर्गीकरण किया था, एक था सरल समाज, दूसरा था इन्होंने बताया मिश्रित समाज, दूसरा क्या हो जाएगा? मिश्रित समाज हो जाएगा, सरल समाज हो जाएगा, मिश्रित समाज हो जाएगा, दोहरे मिश्रित समाज। ठीक है, दोहरे मिश्रित समाज हो जाएगा, दोहरे मिश्रित समाज हो जाएगा, और तिहरे मिश्रित समाज। ठीक है, तिहरे मिश्रित समाज हो जाएगा। ये किसके द्वारा बताया गया है? लिप्ले के द्वारा बताया गया है। मॉर्गन की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्गन ने मानव विकास के चरण बताए थे। ठीक है, मानव विकास के चरण बताए थे। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? ये एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, जंगली, बर्बर और सभ्य। ठीक है, और ये कई बार क्रम में लगाने को भी आता है, सही क्रम में। तो ये सही क्रम आपको यहाँ पर बताया गया है, मॉर्गन ने बताया है, इसे भी याद रखेंगे। और ये क्लासिफिकेशन जो किया गया है समाजों का 4 तरह से, ये दुर्खीम के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिप्ले ने तना परिवार की अवधारणा दी थी। ठीक है, तना परिवार की अवधारणा दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनका एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तना परिवार या स्तंभ परिवार। ठीक है, तना परिवार या स्तंभ परिवार, स्टेम फैमिली। चलिए अब यहाँ पे देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? यहाँ पर पुस्तकें दी गई हैं। ऑप्शन ए है द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर। ऑप्शन बी है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मैक्स वेबर। सी है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, स्पेंसर। एंड डी है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, पार्सन्स। यहाँ पर गलत बताना है। यहाँ पर गलत क्या होगा?
गलत यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ये मैक्स वेबर की है, बिल्कुल सही। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये वेबर की है। एंड यहाँ पर गलत होगा द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, स्पेंसर की नहीं है, ठीक है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये स्पेंसर की नहीं है, ये किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की ये पुस्तक है। एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी विथ स्मेल्सर करके है, ये पार्सन्स की, ठीक है। तो एक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर की, और यहाँ पे पार्सन्स ने स्मेल्सर के साथ मिलकर इकोनॉमी एंड सोसाइटी लिखी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए किसका तर्क है कि सिद्धांत अनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। ऑप्शंस में मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर दिया गया है। सिद्धांत अनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सिद्धांत अनुभाविक है, अवधारणाएं तार्किक रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। ये बात किसके द्वारा कही गई है? पार्सन्स के द्वारा, ठीक है। पार्सन्स होगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर है। और इनका जो समाजशास्त्र में योगदान है, 3 महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तो सोशल सिस्टम पर रहा है, सामाजिक व्यवस्था पर, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था पर। दूसरा इनका प्रकार्यवाद पर रहा है, फंक्शनलिज्म पर रहा है। और तीसरा इनका सामाजिक क्रिया पर रहा है, सोशल एक्शन पर रहा है, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है पार्सन्स ने समाजशास्त्र सिद्धांत के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया। यहाँ पर पुस्तकें देख लीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन है, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। बताएं। चलिए यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन की अगर हम बात करते हैं, ये कब आती है? 1937 में आती है, ठीक है। कब आती है? 1937 में। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये आती है 1925 में। फिर आती है आपकी ये पुस्तक द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी कब आती है? 1971 में। इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करें, ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करें तो ये आती है 1956 में। ये स्मेल्सर के साथ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने प्राथमिक समाजीकरण में 2 प्रक्रियाओं को शामिल किया? समाज की संस्कृति का आंतरिकरण और दूसरा व्यक्तित्व का निर्माण। ऑप्शंस में यहाँ पर दुर्खीम, पार्सन्स, वेबर, मर्टन यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा? प्राथमिक समाजीकरण में 2 प्रक्रियाओं को किसने शामिल किया? समाज की संस्कृति का आंतरिकरण और व्यक्तित्व का निर्माण। यहाँ पर सही होगा पार्सन्स, ठीक है। पार्सन्स होगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और पार्सन्स की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने समाजीकरण के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है। सोशलाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 2 प्रकार के बताए थे। एक तो प्राथमिक समाजीकरण बताया, प्राथमिक समाजीकरण, और दूसरा द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण जो प्राथमिक संस्थाओं के द्वारा होता है, और द्वितीयक संस्थाओं के द्वारा जो समाजीकरण होता है उसको इन्होंने द्वितीयक समाजीकरण कहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है प्रश्न सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा इनमें से किसके द्वारा की गई? संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह व उपसमूह। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक संरचना के निम्न तत्वों की चर्चा किसने की है? पार्सन्स ने। इन तत्वों के आधार पर सामाजिक संरचना को परिभाषित किया था पार्सन्स ने, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और सबसे पहले सर्वप्रथम अगर हम सामाजिक संरचना इस अवधारणा की अगर हम बात करते हैं, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? स्पेंसर के द्वारा किया गया था। मानवीय शरीर से सामाजिक संरचना की तुलना की थी स्पेंसर ने। प्रश्न है पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में विसंगति की चर्चा की? पुस्तकें यहाँ पर द सोशल सिस्टम, द सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी यहाँ पर दिया गया है। किस पुस्तक में विसंगति की बात की है पार्सन्स ने? यहाँ पर सही क्या होगा?
द सोशल सिस्टम होगा, द सोशल सिस्टम, जो कि 1937 में आती है। द सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? मर्डॉक की पुस्तक है। ठीक है, द सोशल स्ट्रक्चर किसकी है? मर्डॉक की, जिसमें 250 समाजों का अध्ययन किया था। परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा था, याद आ रहा है? परिवार सार्वभौमिक संस्था है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये वेबर की भी है, और विथ स्पेंसर के साथ लेकर आए तो वो पार्सन्स की हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने कस्बे हैं? देखकर बताएं कितने कस्बे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, भारत में कितने कस्बे हैं? 7,935। 7,935 है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, वैश्वीकरण के दृष्टिगत भारतीय अर्थव्यवस्था ने, ऑप्शंस देख लीजिए, विकास के समाजवादी पथ के प्रति कटिबद्धता को दोहराया है, मिश्रित आर्थिक पथ को दोहराया है, आत्मनिर्भरता के गांधीवादी मॉडल को दोहराया है, या फिर आर्थिक नवोदारवाद के लिए दरवाजा खोल दिया है। यहां पर सही क्या होगा? यहाँ पर आर्थिक नवोदारवाद के लिए दरवाजा खोल दिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्र में अगर हम बात करते हैं, समाजशास्त्र में वैश्वीकरण की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्टसन ने। ठीक है, रॉबर्टसन ने किया था 1992 में, और रॉबर्टसन इसके क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। ये भी याद रखेंगे, वैश्वीकरण के जनक कौन है? रॉबर्टसन माने जाते हैं। इसे आप याद रखेंगे, इनके द्वारा ही समाजशास्त्र में सबसे पहले 1992 में ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया गया था। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, संसाधनों का विषम वितरण, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया, जनशिक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण। भारत में निर्जातीय राष्ट्रवाद का कारण नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पर सही क्या होगा? यहां पर सही हो जाएगा महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विकास और भौगोलिक तथा सामाजिक पृथक्करण की सीमा जनजातीय समुदायों को एक दूसरे से अलग करने के लिए प्रयुक्त किए गए मानदंड है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस में यहाँ पर एन के बोस, सुरजीत सिन्हा, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? एन के बोस, निर्मल कुमार बोस इनका पूरा नाम है। कई बार एक किसी परीक्षा में इनका पूरा नाम पूछा गया था। ठीक है, तो एन के बोस का पूरा नाम क्या है? निर्मल कुमार बोस है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और इनकी सारी पुस्तकें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ठीक है, पहली क्या बताई गई है यहाँ पर? द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। दूसरी है यहाँ पर कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया। तीसरी है ट्राइबल लाइफ इन इंडिया, और चौथी है माय डेज विद गांधी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। ट्राइबल लाइफ इन इंडिया ये पूछी जा चुकी है, माय डेज विद गांधी ये भी पूछी जा चुकी है। चलिए यहाँ पे देखिए, प्रश्न है, या किसने कहा कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है? ऑप्शंस में यहाँ पर मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, लेवी स्ट्रॉस, जॉन डेवी यहाँ पर दिया गया है। मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है। यहां पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा रेडक्लिफ ब्राउन। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक संबंधों के आधार पर भूमिकाओं की बात करता है? ऑप्शंस में ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, आर के मर्टन, नाडे, लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर दिया गया है।
बताइए यहाँ पर सही क्या होगा। लेवी-स्ट्रॉस ने संरचनावाद की अवधारणा दी थी, ठीक है, संरचनावाद की अवधारणा दी थी। मिथक यानी मिथ की अवधारणा भी लेवी-स्ट्रॉस के द्वारा दी गई है। नातेदारी अणु, जो कि नातेदारी का प्रारंभिक ढांचा, इसको बताया था। 4 तरह के संबंधों की बात की थी इन्होंने, ठीक है। नाडेल की बात करें तो इन्होंने भूमिका जाल का कॉन्सेप्ट दिया है, भूमिका जाल का दिया है। संबंधात्मक भूमिका है, संबंधात्मक भूमिका हो जाएगा। गैर संबंधात्मक भूमिका, ये सभी अवधारणाएं किसकी है, नाडेल के द्वारा बताई गई हैं। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर नाडेल हो जाएगा, SF नाडेल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इन्होंने सामाजिक संरचना, ठीक है, सामाजिक संरचना का आधार किसे बताया था, या अगर हम बात करें आधार या केंद्रीय बिंदु की अगर हम बात करें, ये सामाजिक संबंधों को बताया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, पियरे बोर्दियू का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करता है, निम्न में से उसकी अवधारणा का भाग नहीं है। देखिए आपको कई बार बताया है, पूंजी बोर्दियू हैं, इन्होंने वर्ग विश्लेषण के लिए, ठीक है, वर्ग विश्लेषण के लिए 4 प्रकार की पूंजी या संपत्ति की बात की थी। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा एक नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस में आर्थिक पूंजी दिया गया है, राजनीतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा, किसकी बात नहीं की है। देखिए आर्थिक की थी, सामाजिक सांस्कृतिक की थी, राजनीतिक की नहीं की गई थी बात, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसकी जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतीकात्मक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी हो जाएगा। बोर्दियू ने जो ये 4था प्रकार इनके द्वारा बताया गया है। इसके अलावा वर्ग संस्कृति की अवधारणा इन्होंने दी है बोर्दियू ने, ठीक है। क्लास कल्चर का कॉन्सेप्ट बोर्दियू का हो जाएगा, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का कॉन्सेप्ट भी बोर्दियू का हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में सही है। ऑप्शन से चुनाव की प्रक्रिया, समय लेने की प्रक्रिया, नीति निर्माण की प्रक्रिया, भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया। समाजीकरण के संबंध में सही है, ये यहाँ पर बताना है। समाजीकरण से संबंधित यहाँ पर कुछ बातें, कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। कैसी प्रक्रिया है, यह सीखने की प्रक्रिया है, इसे आप याद रखेंगे। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो ये जीवन प्रयत्न चलेगी, तो ये जीवन प्रयत्न चलती है। सभी विशेषताएं पूछी गई हैं एग्जाम्स में, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये चेतन प्रक्रिया है, निरंतरता इसमें पाई जाती है, निरंतरता, और साथ में रखें इसे गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। और इसके अलावा प्रारंभिक अवस्था, इसकी एक प्रारंभिक अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है, और एक पूछा जाता है महत्वपूर्ण अवस्था, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था से प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम प्रारंभिक अवस्था की बात करें तो ये प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था होगी, ठीक है। और महत्वपूर्ण अवस्था की अगर हम बात करें तो ये बाल्यावस्था से किशोर अवस्था होगी, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। और एक प्रश्न था, ठीक है, गुड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, ठीक है, अभी याद आया मुझे, रेमंड फर्थ ने किया है। वहां पर मैंने गलत बता दिया, ये आपको पहले क्लास में कई बार बताया गया है, ठीक है। तो रेमंड फर्थ ने प्रयोग किया था सर्वप्रथम गुड शब्द का, ठीक है, गुड शब्द का सर्वप्रथम रेमंड फर्थ ने प्रयोग किया था। और अगर हम बात करें गुड समाज की, ठीक है, गुड समाज की अगर हम बात करें तो ये जो अवधारणा है, ठीक है, ये किसकी है, ऑस्कर लेविस की है, ठीक है, ऑस्कर लेविस की है। ये यहाँ पर, वहां पर एक क्लास हुई थी, वहां पर गलत हो गया था, तो इसे ठीक कर लीजिएगा। हालांकि ये कई बार बता दिया गया है तो इसमें कंफ्यूज हो गए थे बच्चे, ठीक है। रेमंड फर्थ ने गुड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, गुड समाज की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दी थी, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। ये सारी विशेषताएं सीखने की प्रक्रिया है, समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलती है, जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये चेतन हो जाएगी, निरंतरता और गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी, प्रारंभिक अवस्था इसकी बाल्यावस्था है, और महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोर अवस्था है। और ध्यान रखेंगे आप,
बच्चा या व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के मानक मूल्य मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। और यहाँ पर विकल्प में सही क्या लग रहा है, सही क्या होगा यहाँ पर, भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, तारवाड़ है एक प्रकार का नातेदारी प्रयोग, आवास का नियम, विस्तारित परिवार या फिर एक समुदाय। तारवाड़ क्या है, तारवाड़ क्या है, तारवाड़ क्या है, विस्तारित परिवार है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का व्यवहार प्रतिमानों भूमिकाओं से संचालित होता है इसे कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर सहचर, समुदाय, संस्था, संस्कृति। किसी भी सामाजिक व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का व्यवहार प्रतिमानों और भूमिकाओं से संचालित होता है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर संस्था हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, संस्था की अवधारणा या संस्था के विकास या उद्विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, समनर के द्वारा दी गई है। अब संस्था से जुड़ी हुई अवधारणाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आती है संस्थाकरण की अवधारणा। ठीक है, एक आती है संस्थाकरण की अवधारणा, एक आती है द्वितीयक संस्था की अवधारणा। ठीक है, द्वितीयक संस्था है, और एक अवधारणा हो जाएगी समग्र या संपूर्ण संस्था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा अवधारणाएं दी गई हैं, संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स ने दी है, द्वितीयक संस्था की अवधारणा पार्सन्स के द्वारा दी गई है, और संपूर्ण संस्था की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है, गॉफमैन के द्वारा दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम से पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। और संस्था के विकास या फिर संस्था के उद्विकास की जो अवधारणा है ये समनर के द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन से यहाँ पर सांस्कृतिक भौतिकवाद, सांस्कृतिक वंचना, सांस्कृतिक लक्षण या फिर सांस्कृतिक बहुलवाद। भाषा और ज्ञान जैसे उपयुक्त सांस्कृतिक संसाधनों की कमी को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा, सांस्कृतिक वंचना। ठीक है, सांस्कृतिक वंचना होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सापेक्षिक वंचना की अगर हम बात करें, ठीक है, सापेक्षिक वंचना की बात करें तो इसका प्रयोग किसने किसने किया था, स्टॉफर ने किया था। ठीक है, स्टॉफर ने किया था, मर्टर ने किया था, ये इनसे संबंधित है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इनसे जुड़ा हुआ है, स्टॉफर एंड मर्टन से। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किस आयोग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की गई थी और जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। एंड आपको सापेक्षिक वंचना है। ठीक है, अगर हम बात करें मर्टन का, ठीक है, आपसे एक प्रश्न है, मर्टन ने सापेक्षिक वंचना इस शब्द का प्रयोग या इस अवधारणा का प्रयोग किसके लिए किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, अब यहाँ पर बताएं, काका कालेलकर आयोग है, मंडल आयोग है, कोठारी आयोग है और बलवंत राय मेहता कमेटी है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर मंडल आयोग होगा, मंडल आयोग, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भाषीय अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषीय अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद यहाँ पर देखिए, बताएं, 348, 349, 350 और 351 यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, अनुच्छेद 350। ठीक है, 350 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किसको महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शंस में यहाँ पर 1911, 1921, 1941 और 1951 यहाँ पर दिया गया है। महान विभाजन का वर्ष, बताएं, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किसको महान विभाजन का वर्ष कहा गया, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है। 1921। ठीक है, 1921 ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्न में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य है।
2025, 2035, 2045 और 2055 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर 2045 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है नगरीकरण का कारण क्या है। ऑप्शन से यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है ग्रामीण नगरीय असंतुलन, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, तीसरा है कृषि भूमि की न बढ़ सकने वाली प्रकृति और चौथा है नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। नगरीकरण की अवधारणा किसने दी है, लुई वर्थ ने दी है। ठीक है, किसका है ये कॉन्सेप्ट, लुई वर्थ के द्वारा ये अवधारणा दी गई है। यहाँ पर ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों में से क्या सही है। देखिए 2 यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। दूसरा है 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर सकुल थे। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों ही सही होंगे, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर 4 दिए गए हैं। पहला है स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती थी। दूसरा है भारत में ग्रामीण जनसंख्या 67.84% और नगरीय जनसंख्या 32.61% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बताया गया। तीसरा है 2001 में नगरीकरण का स्तर 27.81% था और चौथा यहाँ पर है 2001 में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 71.19% था। सही बताना है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, सही यहाँ पर होगा स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनसंख्या में संपूर्ण वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती थी और 2011 में नगरीकरण का स्तर 27.81% था। ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है कथन और कारण यहाँ पर है। कथन है भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफी नीचा है। कारण है भारतीय नगर कम नियोजित है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। देखिए कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है यह कथन किसका है कि नगरीयता एक जीवन शैली है। किंग्सले डेविस, पार्क एंड बर्गस, मैक्स वेबर, लुई वर्थ है यहाँ पर ऑप्शंस। नगरीयता एक जीवन शैली है, ये किसका कहना है, लुई वर्थ का। लुई वर्थ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घेटों की अवधारणा इनके द्वारा दी गई थी। उपनगर की अवधारणा भी इन्होंने दी है। ठीक है, ये अवधारणाएं किसकी हैं, लुई वर्थ के द्वारा दी गई हैं। चलिए यहाँ पर देखिए ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्न बताने के लिए सोरोकिन ने निम्न में से किन मानदंडों को अपनाया था। 5 यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है व्यवसाय, दूसरा है अंतरक्रिया की व्यवस्था, तीसरा है विषमता, चौथा है जनसंख्या का आधार और 5वां है गतिशीलता। सोरोकिन ने कौन से मानदंड बताए हैं ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता को बताने के लिए, अंतर बताने के लिए किन मानदंडों की बात सोरोकिन के द्वारा की गई है। विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। 3rd, 4th एंड 5th यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार बताएं। ऑप्शन है अतिरिक्त साधन, एकाकी परिवार, वर्ग पृथक्करण, सामाजिक संबंध। यहाँ पर सामाजिक संबंध होगा। ठीक है, सामाजिक संबंध होगा। ग्रामीण में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनौपचारिक संबंध देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, अनौपचारिक संबंध। और नगर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें औपचारिक संबंध देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। रेडफील्ड तथा मिल्टन सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है। लोक परंपरा, अभिजात परंपरा, वृहद परंपरा, लघु परंपरा। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा,
बताएं सही क्या होगा। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर लघु परंपरा होगा, लिटिल ट्रेडिशन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये अवधारणाओं की अगर हम बात करें, लघु परंपरा एवं दीर्घ या वृहद परंपरा की अगर हम बात करें, तो ये अवधारणाएं किसके द्वारा दी गई हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं। लघु परंपरा का संबंध स्थानीयता से होता है और वृहद परंपरा राष्ट्रीय स्तर पर देखने को हमें मिलती है। लघु परंपरा अलिखित होती है जबकि वृहद परंपरा लिखित होती है। लघु परंपरा अशास्त्रीय, इसमें शास्त्रों इस परंपरा का वर्णन शास्त्रों में नहीं देखने को मिलता है, जबकि वृहद परंपरा शास्त्रीय है, इसका शास्त्रों में उल्लेख देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।